के रूप में गया, फिर ये वायरलेस हो गया, सब उसके प्रिंसिपल देखोगे तो वो वहीं पे जाके धीरे धीरे बेसिक मैकेनिज्म सिमिलर है, वो अलग अलग जगह पे उसकी और उसकी जो सूक्ष्मता और स्थूलतमता इसके अंतर हैं उसमें। ठीक है, के लिए ही नहीं पर दूरसंचार के लिए भी। हाँ हाँ, तो मेजर देखिए दूरसंचार में बहुत प्रिसाइज टेक्नोलॉजी होती है ना, तो उसमें सब मेजरमेंट्स तो कहाँ तक मेजर करने लगे ना, माइक्रो मिलीमीटर माइक्रोमीटर वो करके, फिर जो अभी आपके पास जो बैंड्स यूज़ हो रहे हैं मोबाइल फ़ोन में, उनकी अगर वेवलेंथ्स देखने जाओगे तो वो क्या है, वो सब तो वो सब आया हुआ है उसके अंदर, बहुत प्रिसाइज मेजरमेंट के साथ वो चीज़ें बनी हैं। जो मतलब आपका जैसे रेडियो का एंटीना होता था या टीवी का एंटीना होता था, ये सब मेजर, अब मोबाइल का एंटीना उससे भी ज़्यादा प्रिसाइज है ना, तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाले और बताएंगे आप लोगों को, तो उधर सब पढ़ सकते हैं आप उसमें कैसे उस कि उधर जो मेजरमेंट की एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है, पर ये मेजरमेंट वहीं से आया, ऑब्जेक्ट का स्पीड को, दबाव को, गति को, ये सबको मेजर करते करते सब धीरे धीरे विकसित हुआ है। विस्तार को नापा जाता है बेसिकली, उसकी बात हो रही। और बताइए, इसमें ये बहुत सामान्य से मुद्दे हैं, इसमें कुछ वो नहीं है। इस सब में विज्ञान ने बहुत प्रगति की हुई है, इसमें कोई ऐसा कोई बात नहीं है जो कि विज्ञान से अलग कह रहे हो, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, ये सब मैच करता है उससे। तो और प्रश्न नहीं है तो फिर रीडिंग ही कर लेते हैं आगे। कोण कोण के संदर्भ में किसी एक इकाई को एक केंद्र बिंदु के रूप में पहचानने के उपरांत बिंदु में अनेकानेक अंश समाया हुआ सुस्पष्ट हो चुका है। कितने भी अंशों की हम परिकल्पना कर सकते हैं, उससे अधिक अंश एक बिंदु में जुड़ा ही रहता है। ऐसे जुड़ी हुई निश्चित बिंदु पर समानांतर रेखा यानी आधार रेखा को जोड़ने वाली लक्ष्य रेखा को स्थापित करने पर कोण स्पष्ट हो पाते हैं। हर दो अंशों को जोड़ने पर निश्चित अंशों का कोण बन ही जाता है। इस प्रकार हरेक में एक से अनंत कोण समाया ही है। सीधा समकेंद्रीय रेखाओं के आधार पर ही अंशों का पहचान होता है। समकेंद्रीय रेखा का मतलब एक बिंदु से जुड़ी हुई सभी ओर फैली हुई रेखा है। इसको अंश विभाजन रेखा के नाम से पहचाना गया है। इसी विधि से समकेंद्रीय रेखा एक बिंदु में बहुत सारा जुड़ा हुआ चित्र को हम हर व्यक्ति बना सकते हैं। ऐसे परस्पर रेखाओं की जैसे जैसे केंद्र से दूरी बढ़ती है, वैसे वैसे परस्पर रेखा की दूरी भी बढ़ती जाती है। इसी क्रम में दृष्टिपाठ की पहचान हो जाती है, स्पष्ट भी होती है, स्वीकार भी होती है। अंश, कोण, विस्तार, दूरी ये सब मानव दृष्टि के गम्य तथ्य है। इसलिए मानव की दृष्टि को आधार में रखते हुए हर तथ्य को पहचानने की विधि बनती है। इसी प्रकार दूसरे विधि से किसी समतल रचना पर दो ध्रुवों को पहचानने के अनंतर इसी समझ के आधार पर तीन ध्रुवों को पहचानने के अनंतर ध्रुवों को ध्रुवों से जोड़ने पर कोणों का पहचान होती है। हर कोण किसी न किसी निश्चित संख्यात्मक अंशों का चित्र होना पाया जाता है। इस प्रकार दिशा और कोण दोनों स्पष्ट होते हैं। इसी के साथ दूरी भी स्पष्ट होती है। ठीक है, कोण में कोई अलग बात नहीं कर रहे, सब आप जानते हैं, है ना, एंगल्स की जो बात है। तो किसी भी बॉडी में एक पॉइंट बना दीजिए, उसका एक कोई और पॉइंट बना दीजिए, एक लाइन बन गई। अब इस लाइन के उस केंद्र से कोई और दिशा में लाइन बना दो, ये एक एंगल बन गया। ऐसे आप कितने एंगल बना सकते हैं?
इनफाइनाइट बनाया, बस इतनी सी बात है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आयाम। हम आयाम संबंधी भाषा प्रयोग करते ही आए हैं। कोई भी एक वस्तु 6 ओर से सीमित होते हुए 3 आयाम की ही बात करते हैं। इसमें भी मानव की दृष्टि ही प्रधान आधार है। किसी भी वस्तु के 6 ओर मानव के आँखों में प्रतिबिंबित होने के लिए कम से कम 3 प्रकार से देखने की आवश्यकता बनी रहती है। इसी को हम 3 आयाम कहते हैं। इकाई अपने स्वरूप में व्यापक वस्तु में भीगी डूबी घिरी है। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपाट में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को दृग बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है। दृग बिंदु के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 डिग्री तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं। इससे ज़्यादा नहीं हो पाते हैं। चक्षु पर प्रतिबिंबित होने वाली सभी वस्तुएं अपने में से आंशिकता को ही प्रतिबिंब रूप में होना परीक्षण निरीक्षण पूर्वक कर सकता है। इसे हर मानव प्रयोग कर सकता है। प्रयोग के लिए विविध वस्तुएं मानव के सम्मुख रखा ही है। इसमें एक मानव के सम्मुख खड़े होकर देखने पर लंबाई, चौड़ाई, मोटाई और बनावट संबंधी निश्चित अच्छी दूरी से देखने पर 180 डिग्री अर्थात मानव रूपी वस्तु का आधा भाग ही दिखता है, बाकी आधा भाग ओझिल ही रहता है। इस प्रकार आँखों से जो दिखता है वह अधूरा है। आँखों से देखकर केवल उसके आधार पर जो निर्णय करते हैं वह भी अधूरा है। इस पर आधारित जितने भी कार्यक्रम हैं उनका भी अधूरा होना स्वाभाविक है। मानव अपने तृप्ति पाने के क्रम में अधूरापन को स्वीकारता नहीं। इस मुद्दे पर पहले ही सामान्य रूप में स्पष्ट किया जा चुका है कि गणित आँखों से अधिक, समझ से कम है। अर्थात गणित भाषा से जो बोध होता है वह आँखों से अधिक होता है, जबकि आँखों के आधार पर भी बोध होने की बात समझ में आता है अथवा चित्रित होने की बात आती है। चित्र भी नज़र के आधार पर सोच विचार बना रहता है, वह भी अधूरा रहता है। चित्र में आकार आयतन का 180 डिग्री ही दिख पाता है, नज़रों में भी 180 डिग्री ही समा पाता है। जबकि गणितीय भाषा से जो बोध होता है वह आकार आयतन का पूरा बोध कराता है। आँखों में घन का कोई प्रतिबिंबन होता ही नहीं समझ में आता है। इसके आगे यह भी स्पष्ट किया है कि गणितीय विधि से जो कुछ भी हमको समझ में आता है उससे अधिक गुणात्मक और कारण भाषा से समझ में आता है, क्योंकि हर वस्तु की संपूर्णता रूप गुण स्वभाव धर्म का समुच्चय है। रूप गुण स्वभाव धर्म संबंधी व्याख्या पहले किया जा चुका है। मानव में मानव से मानव के लिए हर वस्तु का बोध रूप गुण स्वभाव धर्म के साथ ही संपूर्ण बोध और तृप्ति का कारण बन पाता है। इनमें से कोई भाग ओझिल रहने से मानव को तृप्ति होना संभव नहीं है। संपूर्ण समझ के आधार पर लिया गया निर्णय और कार्य व्यवहार समाधानकारक होगा, यह बात समझ में आती है। समस्या को मानव स्वीकारता नहीं, समाधान को स्वीकारता है। हर दिशा, कोण, आयाम में संपूर्णता के आधार पर लिए गए निर्णयों के साथ समाधान निर्गमित होता है। इस भले प्रकार से हर मानव जांच सकता है। उक्त प्रकार से आँखों के आधार पर निर्भर होकर जितने भी प्रयोग निर्णय मानव जाति ने किया है वह सब परिणामतः अनगिनत समस्या का स्वरूप हो चुका है। यंत्र प्रमाण आँखों से अधिक हो नहीं सकता, यही सबसे बड़ा प्रमाण है। विज्ञान की चेष्टा आँखों को प्रयोग करना, आँखों को और ज़्यादा सूक्ष्मतम रूप में देखने के लिए औजारों को बना लेना कर्माभ्यास में आ चुका है। अर्थात पावरफुल लेंस लाखों करोड़ों गुना बड़ा दिखाने वाला, अरबों खरबों गुना दिखाने वाले के लिए इलेक्ट्रॉनिक लेंस भी प्रयोग में आ चुकी है। इन सब के उपरांत भी आँख में जो होता है, आँख को अरबों गुना कारगर बना ले, अर्थ उतना ही निकलता है। इसलिए ज्ञान, विज्ञान, विवेक संयुक्त विधि से
सहअस्तित्ववादी नजरिया से संपूर्ण को पहचानना, कारण गुण गणितात्मक भाषा से संप्रेषित होना, बोध हो पाना, फलस्वरूप मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा रूपी लक्ष्य को पाना ही एकमात्र आवश्यकता है। इस पर तुलने के लिए दिशा और दृष्टि बहुत आवश्यकीय क्रिया है। दिशा को हम इस प्रकार से समझे, भौगोलिक विधियों से दिशा को हम जानते ही है, खगोलीय विधि से भी दिशा को जानते हैं। अब इनके साथ और दो भाग जो ओझिल है, विकास की दिशा और जागृति के लिए दिशा की पहचान होने की आवश्यकता है। विकास के लिए दिशा रासायनिक, भौतिक और जीव संसार के साथ पूरकता और उपयोगिता विधि से अपने कार्य व्यवहार अर्थात अपने कार्य व्यवहार को निर्णित करना ही और आचरण में लाना ही, फल परिणाम को पाना ही विकास की दिशा का मतलब है। जागृति दिशा का तात्पर्य भी यही है कि समझदारी, ईमानदारी, जिम्मेदारी, भागीदारी पूर्वक मानव में संगीत को, सामरस्यता को प्रमाणित करना, जीवनाकांक्षा और मानवाकांक्षा को प्रमाणित करना है। इन दोनों मुद्दों पर मानव को सफल होने की आवश्यकता है। इसके लिए सहअस्तित्ववादी नजरिया ही नित्य समाधान है। मानव संतुष्टि के नजरिए से रूप, गुण, स्वभाव, धर्म रूपी आयामों को स्पष्टता से हृदयंगम करने के उपरांत ही हर मानव विकास और जागृति के लिए संदर्भ में समाधानात्मक निर्णय संपन्न होना, फलस्वरूप जागृति और विकास की दिशा में सार्थक हो पाना होता है। यही सारांश है। ठीक है। कुछ पूछना है या आगे बढ़ा जाए? हाँ। हम आयाम संबंधित भाषा प्रयोग करते ही आए हैं, तो कौन से आयाम की बात हो रही है? एक्स वाई जेड, हाँ, एक्स वाई जेड जो एक्सिस होते हैं, हाइट, लेंथ, ब्रेड। ब्रेथ। हाँ, वो फिजिकल उसमें ऑब्जेक्ट्स में क्या डायमेंशंस की बात होती है, डायमेंशंस को ही यहाँ पे आयाम बोला। आगे पढ़ा जाए। हाँ, दृग बिंदु। व्यापक वस्तु पारदर्शी होने के आधार पर मानव के दृष्टिपाट में वस्तु का अवस्थिति, परिस्थिति और वस्तुओं का प्रतिबिंब चक्षु में होने को दृग बिंदुओं के रूप में देखा जा रहा है ना। दृग बिंदुओं के रूप में प्रतिबिंबित होने वाली वस्तुएं अपने संपूर्ण आकार आयतन का 180 अंश तक मानव के चक्षु पर प्रतिबिंबित हो सकते हैं, है ना। तो जो फोकल पॉइंट बनता है ना हमारा, देखिए हमारी फील्ड ऑफ विजन में बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स हैं, है ना, लेकिन हम किसी चीज़ पे फोकस करते हैं, उसको देखते हैं और उसका एक इमेज बनता है हमारे। इमेज तो सारा पड़ा है पर हम पहचानते जिसे हैं, है ना। तो जिस पे फोकस, जैसे बहुत सारी चीज़ें आगे हैं पर मैं आपको देख रहा हूँ तो बाकी सब चीज़ें आउट ऑफ फोकस हो जाती, उसी का प्रतिबिंब बनता है और वो 180 डिग्री में बनता है। तो फोकल पॉइंट को बोलेंगे दृग बिंदु। ठीक है।
15. काल. काल की परिभाषा क्रिया की अवधि के रूप में होना स्पष्ट है. क्रिया अपने में निरंतर संपन्न होती ही रहती है. साथ में कुछ क्रियाएं आवर्तित होती रहती है. ऐसे आवर्तन की निरंतरता बनी रहती है, कभी बंद होती ही नहीं. ऐसी निरंतर संपन्न होने वाली क्रिया के एक आवर्तन के आधार पर काल को पहचानने का आधार माना गया. धरती का अपने एक घूर्णन गति में पूरी धरती में दिन रात्रि संपन्न होना पाया जाता है. इसी को एक दिन की संज्ञा दी गई है. ऐसी दिन रात्रि की क्रिया सदा सदा से चली आई है, चलती रहेगी. इस अवधि को 24 भाग 60 भाग से विभाजित कर घंटा, मिनट, घटी, पल आदि नामों से पहचानते हैं. इस ढंग से हम समय का विभाजन करते गए, क्रिया को भूल गए. समय के आधार पर हर क्रिया का मूल्यांकन करने के लिए तैयारी कर लिए. समय प्रधान हो गया, वस्तु भूल गए. इस भूल के आधार पर लिए गए सभी निर्णयों से समस्याएं पैदा हुई. क्रिया व फलन के आधार पर मूल्यांकन होने की आवश्यकता बनी रही. क्रिया के अवधि रूप में काल गणना होना स्पष्ट है. क्रिया अपने रूप में निरंतर शाश्वत है. होना, होते रहना के अर्थ में काल गणना है. सहअस्तित्व अपने आप में नित्य निरंतर होने के अर्थ में है. नित्य निरंतरता होना स्पष्ट होता है. यही निरंतरता काल संज्ञा में आती है और शाश्वतता भी काल संज्ञा में आती है. संपूर्ण प्रकृति शाश्वत होने के आधार पर, अविनाशी होने के आधार पर शाश्वतता प्रमाणित होती है, क्योंकि संपूर्ण पदार्थावस्था अस्तित्व धर्म के रूप में विद्यमान है. यही पदार्थावस्था विकसित होकर प्राणावस्था में वैभवित होने के आधार पर अस्तित्व सहित पुष्टि धर्मी होना पहचान में आ चुकी है. संपूर्ण जीव में अथवा जीवावस्था अस्तित्व पुष्टि सहित आशा धर्मी होना समझ में आ चुकी है. इसी क्रम में मानव अस्तित्व पुष्टि आशा सहित सुख धर्मी होना भी स्पष्ट है. सहअस्तित्व में अनुभव बराबर समाधान बराबर सुख, अनुभव से ही सुख होने की बात भी सुस्पष्ट हो चुकी है. इस विधि से अस्तित्व अविनाशी होना समझ में आता है. इसीलिए काल नित्य वर्तमान ही है. वर्तमान वस्तु के रूप में सहअस्तित्व ही है. वर्तमान को ही हम काल नाम दिए है. काल शब्द में वर्तमान ही अर्थ है. वर्तमान के रूप में सहअस्तित्व ही है. इस प्रकार काल सहअस्तित्व के अर्थ में नित्य वर्तमान होना समझ में आता है. भूत और भविष्य के अर्थ में जो काल को पहचानते हैं, वह भी क्रिया की अवधि के आधार पर ही पहचानते हैं, क्योंकि हर आवर्तनशीलता पहले भी घटी थी, अभी भी घट रही है और आगे भी घटती रहेगी. इस विधि से हम घटना के आधार पर भूत, भविष्य, वर्तमान को गढ़ने जाते हैं. मानव कल्पनाशील, कर्म स्वतंत्र होने के आधार पर सहज क्रिया की अवधि को अनेक भागों में विभाजित करते हुए हम काल शून्य की जगह में पहुंच जाते हैं. यह एक छोटी सी घटना मानव के लिए अत्यंत सुलभ है. 1 घंटे को 60 से विभाजित करते चल जाए, उसमें से एक को पुनः विभाजित कर दे. इसको कई बार करने के बाद कितना बचा कहने पर कहते हैं कुछ नहीं के बराबर या कुछ नहीं. पर यही मानव के भटकने का आधार बन गया. इसलिए विज्ञान युग में काल को पहचानना सर्वाधिक जटिल हो गया. संभव नहीं है ऐसा लगता है. वर्तमान अगर शून्य हो जाए, मानव के आचरण को कहाँ पहचाने,
व्यवहार को कहाँ पहचाने, मानव ज्ञान विज्ञान विवेक को पहचानने की जगह कहाँ है। इसलिए मानव समस्याग्रस्त होकर समस्या को घटित करने लग गया, इसको अपना बहादुरी माना। इसी में मानव परंपरा काफ़ी डूब चुकी है। आगे बचने का रास्ता यही है, सहअस्तित्व नित्य वर्तमान, विकास और जागृति का नित्य प्रकाशन, विकास व जागृति को प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव होने को पहचानने के आधार पर ही मानवाकांक्षा जीवनाकांक्षा पूरी हो पाएगी। ठीक है, इसमें कोई क्लैरिफिकेशन? काल क्रिया की अवधि है तो समझ में आ गया है ना। उसका बेसिस क्या है, कोई क्रिया होती है, हर क्रिया आवर्तनशील है इसलिए निरंतर होती है। उसमें से एक उसके आवर्तन को लेके हम कोई समय अवधि को ले लेते हैं, है ना। ये तो पहले फर्स्ट डे पे भी हमारी बात हुई थी, है ना। और उसके बेसिस पे उसकी सापेक्षता में अब दूसरी चीज़ों को जो देखने जाते हैं उसमें समस्या आती है बहुत सारी। वो हमारे मैनेजमेंट करने के लिए तो थोड़ा ठीक है, पर उसी को जब सच्चाई मानने लगते हैं, है ना। जैसे आप देखिए फिजिक्स के अंदर हम पहुंच जाते हैं तो हम कैलकुलस के बेसिस पे जो डेल्टा टी है, वो डेल्टा टी आपका टेंडिंग टू जीरो होता है। उतने छोटे से उसमें जो ऑब्जर्वेशन को लेके फिर हम उसको एक्स्ट्रापोलेट कर देते हैं, उससे सारी समस्या आती हैं, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो प्रकृति में जो व्यवस्था है, हर क्रिया अपने अपने अवधि के साथ है। उन क्रियाओं को हमें समझना पड़ेगा, उनके तालमेल को समझना पड़ेगा, है ना। अगर हम सब चीज़ों को बहुत छोटे में रिड्यूस कर देंगे तो बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी। तो हमारे को टोटलिटी में चीज़ों को देखना है, इस बात को इसमें बोल रहे हैं, है ना। एक बात तो ये बोलिए, फिर नित्य वर्तमानता को बोला। एक नित्य वर्तमानता का क्या अर्थ होता है इसकी? हाँ, नित्य वर्तमान का मतलब है कि सभी यथास्थितियां वर्तमान है। अस्तित्व में जैसे मानव है ना, तो अभी इसी धरती पे मानव जो है वो इसी क्षण में आप देखें, किसी भी एक क्षण में मानव जन्म भी ले रहा है, 1 महीने का भी है, 1 साल का मानव भी बहुत सारे हैं, है ना। 10 साल के भी हैं, 20 साल के भी हैं, 100 साल के भी हैं। सारे जितनी भी स्थितियां आप इमेजिन करेंगे वो सारी स्थितियां इस वक्त वर्तमान है, हमेशा ही वर्तमान रहती हैं। यही नित्य वर्तमान। तो सभी स्थितियां, सभी यथास्थितियां हमेशा बनी रहती। ठीक है ना। मतलब वो शून्य आयु वाला, मतलब जन्म लेता हुआ गर्भ वाला बच्चा जन्म लेता हुआ, फिर थोड़ा सा बड़ा है ना, शिशु, बालक, किशोर, युवा, प्रौढ़, वृद्ध, ये और मरता हुआ, ये सारी स्थितियां वर्तमान हैं, सब हैं, हर क्षण में बनी हुई। वो विज्ञान में वो 3 शब्द आते हैं, वो कालवादी, क्रियावादी, तो यहाँ से उसका कुछ उस पर बाद में कोई कुछ पूछना चाह रहे हैं। नित्य वर्तमान है वो तो समझ में आ गया कि पूरी मानव जात में सभी है, वो अभी तो अवस्थाएं रहेगी। हाँ, तो और सारी प्रकृति ऐसे है, संपूर्ण प्रकृति की सारी स्थितियां नित्य वर्तमान है। हाँ, तो जैसे शुरुआत के भाग में जब जीव अवस्था मानव अवस्था आ रही थी इस पृथ्वी पर, तो तभी भी ये तालमेल ऐसे ही होगा। मतलब समझा नहीं मैं। जब मानव की उत्पत्ति हो रही थी, मतलब हाँ, जीव अवस्था मानव अवस्था का शरीर बन रहा था, हाँ, तभी भी ये ऑर्डर मेंटेन हुआ होगा कि अगर दूसरी अर्थ के कॉन्टेक्स्ट में हमको देखना है इस क्वेश्चन को। नहीं नहीं, देखिए, तो अभी हम क्या बोल रहे हैं कि परंपरा विधि से निरंतरता है। एक बार परंपरा बन जाती है, परंपरा बनने के लिए कुछ श्रम होता है, वही तो विकास का आधार है।
एक प्रजाति से अगली प्रजाति का प्रगटन जो है ना, फिर उस प्रगटन के बाद वो उसका परंपरा बनना, परंपरा विधि से निरंतरता है। जिसकी परंपरा है उसमें सब स्थितियां देखने को मिलती हैं। जो निरंतरता है वो नित्य वर्तमानता के आधार पे है। पे शायद वो अभी इवॉल्व हो रहा है, दूसरी धरती पे वो अवस्था ऑलरेडी, मतलब वो ठीक है। वो सभी रेफरेंस में देखना है या सिर्फ एक ही धरती के रेफरेंस में देखना है? नहीं देखिए, ये इधर और का चक्कर छोड़ दीजिए, है ना। जब हम अस्तित्व के संदर्भ में बात करेंगे तो अस्तित्व में सभी प्रकार की यथास्थितियां जो शायद इस धरती पे हैं भी नहीं, है ना, इस प्रकार की प्रजातियां होंगी जो इस धरती पे नहीं है, वो सब भी अस्तित्व में है वर्तमान, है ना। अभी हम क्या बात करें जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं डायरेक्टली, है ना, वो हमारे आसपास जो दिखता है इस धरती पे। तो नित्य वर्तमानता समझना है तो अभी हम इतना ही बोल रहे हैं कि जितनी भी चीजें हैं जो परंपरा विधि से धरती पे हैं, इनकी सभी स्थितियां वर्तमान रहती, है ना। इससे हमें धरती जो है नित्य वर्तमान है ये समझ में आता है। इससे एक विश्वास बनता है कि भाई देखिए ये सारी स्थितियां हैं, ऐसा नहीं है कोई चीज खत्म हो रही है ना। आप इसको थोड़ा ध्यान देके इस पे मतलब मनन करेंगे तो दिखेगा, इससे विश्वास बनता है। जब भी हम देखते हैं ये सब चीजें यथावत हैं, कुछ भी तो नहीं बदल रहा। इस विधि से अगर सोचते हैं तो अंदर विश्वास आता है कि ये सब कितना निश्चित है। नहीं तो अभी जो समय को सोचते हैं पता नहीं क्या हो जाएगा आगे भविष्य में। हाँ, वो अनिश्चितता में जाता है और इस विधि से सोचने से निश्चितता में आता है, विश्वास में आता है। ये मूल मुद्दा है इसमें। ठीक है, हाँ वही वही है ना। तो जो हमें चेंज जैसा दिख रहा है वो बहुत ही छोटे एरिया में है। ये पूरा डायनेमिक होते हुए भी सब कुछ यथावत है। क्या बढ़िया चीज है ना कि ये सारा कुछ इतना क्रिया हो रही है, इतनी गति हो रही है, इतना परिवर्तन जैसा दिख रहा है, उसके होने के बावजूद भी सब कुछ यथावत है। ठीक है, चलिए। हाँ, ये क्रियावादी, कालवादी, निर्णयवादी। हाँ, तो कालवादी का मतलब इतना ही होता है कि जब हम देखिए विज्ञान में हम जो अध्ययन करते हैं, हमें कोई काम क्रिया हमें कुछ करना है, उसके लिए विज्ञान की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसमें हमें कौन सी चीज कितने समय में होगी ध्यान रखना, इसका नाम है कालवादी। कौन सी कैसे होगी, किस प्रक्रिया से होगी, क्रियावादी। करना है नहीं करना है ये निर्णयवादी। करने योग्य है कि नहीं है तो निर्णय लेके करते हैं उसको। ठीक है ना। अभी निर्णयवादी भाग हम छोड़ रखे हैं, तभी हमने मानव उपकारी वस्तु की अलावा भी बहुत चीजें बना ली हैं, युद्ध की वस्तुएं बना ली हैं। ये निर्णयवादी हमने जो सही निर्णय नहीं लिए उसमें। ठीक है ना, इतनी बात है। अभी देखिए सब लोग जॉब पे जाते हैं, जॉब पे क्या काम करते हैं इस पे आपका इवैल्यूएशन होता है, तनख्वाह मिलती है, या आपका जो टाइम होता है उसके बेसिस पे मिलती है। ठीक है, समय प्रधान है ना हमारे पास समय नहीं है ना। देखिए बच्चों को छोड़ देते हैं, परिवार को छोड़ देते हैं, समय नहीं है। ठीक है, चलिए आगे पढ़े।
इसको पूरा पढ़ लीजिए, इस चैप्टर वाला जो वो है टॉपिक है। मैं आता हूँ 5-10 मिनट में। 16